नाज़रीन आदाब। DGI इश्तिहार ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी, बता दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, न मुज़ाकरात होंगे, न हो सकते हैं। शरपसंदों से या शरपसंदी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। ये इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी DGI इश्तिहार से एक सवाल हुआ, उस पर भी आपसे बात करेंगे। चंद खबरें आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा नाज़रीन। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज पहले खबरों की बात कर लेते हैं। छोटी छोटी खबरें हैं, उनसे आपको आगाह कर देते हैं और फिर जो है वो व्लॉग के असल हिस्से की जानिब आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था कि वदाखलत हो रही है, उन्होंने एक और फैसला कर लिया है और उन्होंने जस्टिस मुर्शिद अख्तर कियानी ने अपने उस फैसले के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है। उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ उनके गैर मुल्की शहरियत, अमरीकी शहरियत और ग्रीन कार्ड के हवाले से जो विशेष कैंपेन चली वो बहुत घटिया थी और उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तमाम जजेस यकसू हैं कि इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कराएंगे। नाज़रीन, तौहीन अदालत का जो कानून है पाकिस्तान में वो होना चाहिए, क्योंकि अब तो वो लोग हैं जिनके यहाँ कोई अजीज़ तरीन हस्ती कत्ल हो जाए, खुदा न खास्ता, तो हम ये बैठ कर सोचते हैं कि बरादरी में किसको फंसाना है, कौन हमारा मुखालिफ है, चाहे असल मुलजिम ही क्यों ना बच जाए। लेकिन दुनिया भर में तौहीन अदालत के कानून को इस तरह नहीं लिया जाता। लोग इतने जज्बाती नहीं होते। जज हज़रात जो हैं, जिन्होंने जज बनना होता है, वो भी बड़े अपने आप को बहुत संभाल कर रखते हैं। जो सियासत में होते हैं वो भी संभाल कर रखते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार को मैं जानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी, अच्छे आदमी, और मुझे इस बात पर यकीन है कि उन्होंने आगाह कर दिया होगा उस वक्त के चीफ जस्टिस को। लेकिन इशू ये है कि फैसल वारदा साहब ने एक लेटर लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उसमें उन्होंने दरख्वास्त की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उनको वो कागजात, वो दस्तावेज़ात, वो शवाहिद फराहम किए जाएँ जिनके से ये साबित होता हो कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जब जज बन रहे थे तो अपनी अमेरिकन ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत के हवाले से आगाही दी थी। अब खैर, अगर आगाही दी थी तो उस वक्त इसको पब्लिक भी कर दिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन नाज़रीन, दुनिया भर में जो जज हज़रात हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं होते, सोशल मीडिया देखते भी नहीं, वो शादियों में नहीं जाते। मैंने अमेरिकन कुछ दोस्त हैं उनसे पूछा, इंडियन दोस्तों से पूछा, बरतानिया में हमारे कुछ दोस्त हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा जजिस या शादियों में नहीं जाते, कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करते हैं। उनका ये भी कहना था कि जज इस बात का बड़ा एहतराम, टीवी नहीं देखते ताकि वो कहीं अगर कोई केस चल रहा है उस दौरान में ख़ास तौर पर सिर्फ वो खबरें सुनते हैं, बाकी चीज़ें नहीं देखते, डिस्कशन नहीं देखते, ताकि वो कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए। इंडिया में कल्चर अब बदल रहा है। बीजेपी की हुकूमत जो है वो उसने अपने परवरदा लोगों को जजेस मुकर्रर करना शुरू किया है। वहाँ भी हमारे कुछ खराबियाँ आना शुरू हो गई हैं। कुछ फैसले जो हैं वो इस बात को इंडिकेट करते हैं, लेकिन दुनिया की जुडिशरी में ऐसा नहीं होता। फिर तौहीन अदालत के कवानीन को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बड़ी खबर शहजाद अकबर से मुतालिक है। शहजाद अकबर, वो आप जानते हैं, एहतसाब अकबर के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एसेट रिकवरी यूनिट बनाकर एक रेफरेंस भी करवाया था। उनको अदलिया से निकलवाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक वो ले गए थे मामला। फिर उन्होंने चंद माह पहले, 3 या 4 माह पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया था कि उन पर तेज़ाब से हमला किया गया, उनको तेज़ाब से मारने की कोशिश की गई और उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल कर दी थी मकामी पुलिस में। मकामी पुलिस पाकिस्तानी पुलिस तो है नहीं कि सालों लगा दे। उन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी और आने जाने वालों के इंटरव्यूज़ किए, ये वो बाकी सारी चीज़ें देखी। लेकिन ख़ास बात यह है कि उन्होंने उस इलाके की फुटेजेस देखी। ख़ास तौर पर जो शहजाद अकबर साहब हैं, उनके घर कौन आया गया, उन्होंने कई घंटों पर मुहित फुटेज देखी। उस दौरान की भी, उससे पहले की भी, उससे बाद की भी, मतलब कई घंटों तक देखी ताकि यह साबित हो सके कि जब हमला हुआ तो कौन कौन शहजाद अकबर के घर गया। फुटेज में कोई नहीं गया। बरतानवी पुलिस ने यह करार दिया, अपने रिपोर्ट पर लिखा और उसके बाद वो लंदन से ये इत्तला मौसूल हुई, खबर आई है कि बरतानवी पुलिस ने वो इंक्वायरी, वो तहकीकात बंद कर दी है और उन्होंने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। ये सुबकी है पाकिस्तान की एहतसाब। वो जो शहजाद अकबर साहब हैं, पता नहीं वो उसको सुबकी लेते हैं या नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं, सियासी अकाबरीन, वो वक्त आता है तो दरोगोई से भी काम ले लेते हैं। वो इस बात को बुरा नहीं महसूस करते कि वो झूठ बोल रहे हैं, पकड़े जाएंगे, क्या बनेगा, और रियासत मदीना की बातें करते हैं और लोगों को पता नहीं क्या क्या कहकर मतून करते हैं। हमें भी बहुत कुछ कहते थे जो है वो PTI के लोग।
अब इसका एक खाली अकेला ही नहीं है, एक और इससे जुड़ा वाक़या सुन लीजिए। पीटीआई पिछले कुछ अरसे से ये कह रही है, ज़ोर शोर से कह रही है कि जी अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं बलूचिस्तान में। दफ्तर खारजा ने फिर वो उस हवाले से शहजाद अकबर साहब ने लंदन में एक स्टेटमेंट दे दी थी कि जी वो एजेंसियां यहाँ टेम कर रही हैं, मारना चाहती हैं, कुछ उनको पीछा करती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ इल्ज़ाम। मुझे उसकी तफसीलात नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा अपनी मसरूफियत में थोड़ा सा उसको भूल गया। लेकिन दफ्तर खारजा ने उनके इल्ज़ाम की तरदीद की थी और ये कहा था कि शहजाद अकबर साहब के पार्ट पर यह बयान मुनासिब नहीं है, उनको हमसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन फिर उनसे सवाल हुआ था पीटीआई के इस इल्ज़ाम का भी, जो कौमी असम्बली में भी दोहराया गया था कि ये बलूचिस्तान में अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं। तो दफ्तर खारजा ने कहा था कि गौहर अयूब, माफ़ कीजिएगा, उमर अयूब साहब जो हैं, वो गौहर अयूब साहब से मेरी बहुत दोस्ती हुआ करती थी और वो स्पीकर बड़े ज़बरदस्त थे, तो बहुत अक्सर वो नाम से चढ़ा हुआ है मुँह पर, तो इसलिए अक्सर उमर अयूब की जगह गौहर अयूब निकल जाता है। तो उमर अयूब साहब ने कहा, ने कौमी असम्बली में भी कहा, तकरीर की थी, जिसके जवाब में दफ्तर खारजा ने एक सवाल पर उनसे पूछा गया था ब्रीफिंग में, तो उन्होंने कहा था कि उमर अयूब साहब को हमसे बात कर लेनी चाहिए थी, ऐसे कोई अड्डे नहीं दिए जा रहे। आज DGISPR ने भी कैटेगोरिकल कहा है कि कोई अड्डे नहीं दिए जा रहे, ना कुछ सोचा जा रहा है, ना कोई बात हो रही है। लेकिन उमर अयूब साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फिर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की, रऊफ़ हसन भी उनके साथ थे, एक आध और लोग भी उनके साथ थे। अमरीकी सफारत खाने के तर्जमान थॉमस मोंटगोमरी हैं, कायम मकाम तर्जमान हैं, तर्जमान साहब छुट्टी गए हुए हैं, और वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें ये बताया कि किन किन इशूज़ पर बात हुई है। और फिर उन्होंने लेकिन उन्होंने ये नहीं, इसका कोई तस्करा नहीं किया कि कोई पाक अमरीका इस तरह का ताउन जो है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आए, या बुनियादी बात तो वही थी। पीटीआई की जानिब से भी जो बयान दिया गया इब्तिदा में, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर पीटीआई के चंद रहनुमाओं ने ये तासुर दिया कि उमर अयूब ने ये बात की है। फिर उमर अयूब ने खुद भी अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जी मैंने वो अड्डों का मामला उठाया, अगर अड्डों का मामला उठाया होता तो अमरीकी तर्जुमान वो बयान देते और वो उसमें में सूरत हाल की वजाहत भी कर देते, क्योंकि सफारतकार जो हैं वो लगी लपटी नहीं रखते, सियासतदान ज़रा सा इधर उधर कर लेते, सफारती मामला में कुछ रखते हैं, लेकिन इस मामले में जहाँ उनकी इतने बड़े लेवल का लीडर जो है वो इस तरह की बात कर दे, उसमें वो हमेशा एहतियात करते हैं। तो अब नाज़रीन आगे चलते हैं ज़रा। आज DGISPR ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उनसे 9 मई के हवाले से सवाल हुआ, उनसे फ़ौजी जो अदारे हैं, फ़ौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, DHS वगैरह, उसकी बात हुई। DGISPR ने बहुत खुलकर ये कहा और खुलकर उन्होंने बात की, लगी लपटी रखे बगैर, हमने भी उनसे लगी लपटी रखे बगैर सवालात पूछे। उन्होंने बहुत वजाहत की अपने अदारों के बारे में कि 360 अरब रुपये का वो सिर्फ उनके जो सिविलियन अदारे हैं, जो रिटायर्ड लोगों के वेलबींग के लिए हैं, वो टैक्स देते हैं, और बाकी चीज़ें की। एक जुमला उन्होंने मज़ेदार का, वो मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि जो तनकीद कर रहे हैं DHA पर, अब वो उन्होंने कहा कि वो वहीं रहना पसंद करते हैं, और फिर ये जो हमारे अदारे हैं, इनके स्कूल सिस्टम में वो अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। ये एक अखलाकी पहलू है, कोई कानूनी खतरा नहीं है, लेकिन जब आप तनकीद करते हैं तो खुद वहाँ रहें तो ना। बहरहाल अगली बात जो उन्होंने की, वो 9 मई के हवाले से उनसे सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि उनको सज़ा नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने 9 मई पर ये कमीशन बनाने का भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो क्या हमने अपने ऊपर हमले कराए, हमने अपनी दुनिया में सुर्खी कराई? ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नाज़रीन उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि दुनिया में कोई अफवाज अपने ऊपर सजा नहीं, अपने ऊपर हमले नहीं करा सकती। फिर उन्होंने ये भी तासुर दिया, उन्होंने वो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इस किस्म की मिसालें पहले भी हैं। बरतानिया में कुछ राइट्स हुए थे, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि कैसे सजाएं हुई। अभी अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला हुआ, उसका भी उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि क्या कैसे सजा हुई। और फिर अमेरिका में तो खैर स्पेशल लॉज के तहत हुई, और भी उन्होंने कुछ मिसालें दी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 9 मई के मुद्दई हैं, और फिर उन्होंने एक फुटेज भी दिखाई कि क्या क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई को उन्होंने शरपसंदी टोला करार दिया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये 2014 में धरना जो है कमीशन बनाने तहकीकात के लिए, जो जैसा पीटीआई कहती है, तो फिर 2014 का धरना, उसके मुहर्रिकात भी देखें, उसमें ये भी देखें कि चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त किस तरह मरकज़ पर चढ़ाई की थी। अभी जब 2022 में पीटीआई ने एहतजाज किया, तो ये भी देखा जाए कि पीटीआई के चीफ मिनिस्टर ने किस तरह मरकज़ पर चढ़ाई की, और पंजाब से भी कैसे चढ़ाई हुई। उस वक्त पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी।
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل پاکستان کے اداروں کے ساتھ متصادم ہے. یہ ان کے بیان، ان کے الفاظ نہیں تھے لیکن ان کے بیان کا لب لباب جو اگر نکالا جائے تو وہ یہ تھا. میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر کچھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور عسکری قیادت کے حوالے سے جو پچھلے دنوں چھپی بھی ہیں ان کی بیگم کے حوالے سے، انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. علی امین گنڈا پور کا نام لیے بغیر میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ ان کے جو ہیں وہ وفاق کے بھی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. پھر بیرون ملک خط چھپ جاتے ہیں، وہ آرٹیکل چھپ جاتے ہیں. پھر عمران خان کی رہائی کی آ جاتی ہیں، تاریخیں آ جاتی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں. انہوں نے کہا شرط پسندی ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں. ہاں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، حکومت کرتی ہے، سیاستدان آپس میں بات کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں، شرط پسندی ٹولے سے کوئی بات نہیں. یعنی حکومت کو بھی انہوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ ہم تو بات نہیں کرنا چاہتے، ہم مدعی ہیں، آپ بھی آپ کی مہربانی ہے گریز کریں. حکومت سے کے ساتھ تو خیر ویسے ہی عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے. اب بالکل آج یہ واضح طور پر ایک چیز سامنے آئی کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بات چیت کا کوئی روم موجود نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم تو ان سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، سیاستدانوں سے نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں، کوئی روم نہیں ہے. اور ان کی پوری گفتگو بالکل کیٹیگوریکل تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی روم نہیں ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی جو 9 مئی میں ملوث ہیں وہ معافی مانگیں، قوم سے صفت دل سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد پھر حکومت سے بات کریں. ناظرین، اسی درمیان میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا. ایک سوال بہت میں خود ایک سوال اٹھاتا ہوں اکثر، آج پھر اٹھا لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ملے تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ جب مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا عمران خان کے خلاف، تو وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے؟ وہ بھی تو ایک منتخب حکومت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان اپنے گھر میں کس کس سے ملاقاتیں کرتے تھے؟ کون تھا وہ؟ اطلاعات یہ تھی کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ان سے ملنے آتے تھے. جنرل باجوہ نے بھی کہیں ایک آدھ دفعہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا. تو پھر آپ جو ہے وہ آپ خود جب کرے ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے، کوئی دوسرا کرے تو غلط ہوتا ہے، حالانکہ کوئی بھی کرے تو یہ غلط ہے. ساتھ انہوں نے ایک اور سوال ان سے ہے کہ ذرا مولانا فضل الرحمان یا ان کے ساتھی اگر یہ بتا دیں کہ 1988 سے اب تک سندھ میں جے یو آئی فے نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں، سندھ اسمبلی میں کتنی جیتی اور پورے سندھ میں کتنی جیتی، اور پنجاب میں کتنی جیتی اور پنجاب اسمبلی میں کتنی جیتی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جو الیکشن چھین لیا، دھاندلی کر لیا ہمارے ساتھ، ہاں جہاں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. دھاندلی ان کے ساتھ یقینی طور پر ہوئی ہوگی، اگر ہوئی ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی، کیونکہ وہاں مولانا فضل الرحمان کی نشستیں تھیں جو ان کو اب نہیں ملی، اور وہ نشستیں کس کو ملی ہیں وہ سب جانتے ہیں. ان کے ساتھ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی ایک اخلاقی سوال ہے کہ آپ نے 6 نشستیں 7 نشستیں جیتیں اور آپ کو 17 نشستیں جو ہے وہ مل گئیں، 10 نشستیں معاف کیجیے گا وہ مل گئیں مخصوص نشستیں، جو پی ٹی آئی کو ملنا تھی وہ آپ کو مل گئی. تو پھر وہاں اخلاقیات کہاں گئی؟ بس ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.